16 जुलाई 2020 एकादश के बैंकिंग के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत। हम आज पढ़ने वाले हैं विभिन्न नकद शेष समीकरण, जिसमें सबसे पहले उल्लेखनीय है मार्शल का समीकरण। आप देख सकते हैं m इज़ इक्वल टू के वाई प्लस K1A, ये इनका समीकरण है। इनके वेरिएबल्स का अर्थ भी जानें। m का मतलब है मुद्रा की मात्रा, जहाँ y का मतलब है मौद्रिक आय, और k का मतलब है आय का वह भाग जो लोग अपने पास नकद के रूप में रखना चाहते हैं। a संपत्ति है, असेट, और K1 है संपत्ति का वह भाग जो नकद के रूप में रखा जाता है। अब इसे फिर से समझ लीजिएगा। मुद्रा की मात्रा हमें निकालनी है, तो मुद्रा यानी m इज़ इक्वल टू वाट, मौद्रिक आय है y, के है आय का वह भाग जो नकद के रूप में रखा जाता है। तो हमने कुल आय y को मल्टीप्लाई कर दिया आय के उस भाग से जो नकदी के रूप में रखा जाता है। फिर हमने a यानी असेट्स, और K1 का मतलब है, K1 का मतलब है संपत्ति का वह भाग जो नकद के रूप में रखा जाता है। तो संपत्तियों को हमने वह उस भाग से मल्टीप्लाई किया। भाग का मतलब ये 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 1/10 हो सकता है। तो अगर कुल संपत्तियां मान लेते हैं 10 लाख हैं, और हमें पता है कि हम 1/10 नकदी रखते हैं, तो 1/10 कर लेंगे, तो इस तरह से हमें नकदी की मात्रा पता चल जाएगी। तो ये बहुत आसान है। इसके दो हिस्से हैं जैसा कि बताया जा रहा है, एक तो आय भाग है और दूसरा संपत्ति भाग। तो मार्शल ने तो आय और संपत्ति भाग दोनों को लिया, लेकिन मार्शल के कुछ फॉलोवर्स थे, अनुयायी, इन्होंने संपत्ति भाग को महत्वहीन माना और उन्होंने केवल आय भाग को लिया। यानी कि इनका ये मानना है कि मुद्रा की मात्रा अगर निकालनी है तो लोगों की जो कुल आय है उसका वह हिस्सा मुद्रा की मात्रा के बराबर होगा जो लोग नकदी के रूप में रखते हैं अपने पास। बहुत सिंपल सी बात है। तो आपके समक्ष ये देखिए, चूँकि मौद्रिक आय y है और कुल उत्पादन O है, आउटपुट से O बना, कीमत स्तर P माना जाता है, प्राइस से डिनोट करते हैं इसको। तो यहाँ पर y इज़ इक्वल टू P इंटू आउटपुट। P का मतलब प्राइस है, आउटपुट मतलब वस्तुओं, जैसे कुल उत्पादित वस्तुएं हैं 10, उनका मूल्य जो है, यह 100 वस्तुएं हैं, उनका मूल्य अगर होता है 10, तो हमारे पास कुल जो इनकम होगी वो वही तो होगी जितना हमारा उत्पादन का मूल्य है। अगर आप देखें, कुल उत्पादित वस्तुएं हैं 100, प्राइस है 10, तो कुल मिलाकर के टोटल प्रोडक्शन इन मनी टर्म्स कितना हो जाएगा, 1000। तो ये 1000 की तो बिकेंगी, यानी कि 1000 का पैसा आएगा, जिसका बंटवारा जो प्रोड्यूसर होगा वो विभिन्न लोगों में करेगा। कुछ लोगों को कुछ सैलरी दे दी जाएगी, वेजेस दे दी जाएगी, कुछ लोगों को कुछ ब्याज चुका दिया जाएगा, कुछ लोगों को लैंड वगैरह का रेंट चुका दिया जाएगा, और फाइनली जो बचेगा वो खुद में प्रॉफिट के तौर पे बांट लेगा। तो टोटल जो सेलिंग प्राइस होता है, जैसे ये 1000 है, ये कैसे आता है, कुल प्रोड्यूस्ड जो कमोडिटीज़ हैं वो हैं 100, उनका प्राइस है 10 मान लिया, तो 1000 पे उसे सेलिंग प्रोसीड के तौर पे मिला। अब इस 1000 को वो क्या करेगा, वो सारा का सारा उसका प्रॉफिट नहीं है, उसमें से कुछ लागत भी तो लगती है। तो लागत में सैलरी लोगों को दे दी, इंटरेस्ट दे दिया जिनसे लोन लिया था उन्हें, और अगर कोई किराए वगैरह से फैक्ट्री वगैरह की ज़मीन वगैरह ले रखी है तो उस पर उसने रेंट दे दिया। तो ये उसकी लागत है, और उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ लेता है, ये पूरे 1000 उसी में बच जाते हैं। लागत घटने के बाद जो बचता है 1000 में से, वही तो प्रॉफिट होता है। तो ये सिंपल है। इन्होंने एक उदाहरण से इसे बताया भी है, मैं आपको समझा सकता हूँ अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो। देखिए, मान लेते हैं कि m जो है वो कितना है, वो है 1 करोड़, सॉरी 100 करोड़, ठीक, और 500 इकाइयाँ हैं, और K5 जो है, ठीक है, K5 का मतलब क्या है कि आय का वह भाग जो लोग मुद्रा के रूप में रखना चाहते हैं वो 1/5 है। तो यहाँ पर P यानी कि प्राइस क्या होगा, M/KO, ठीक। तो M/KO, M का मतलब है मुद्रा की मात्रा, वो कितनी है 100, KO हमारे पास जो कुल आय है वो 500 है, उसका हम 1/5 हिस्सा नकदी के रूप में करते हैं। तो हम जब इसे करेंगे तो ये 100 ही तो बचेगा। तो यानी 1 रुपया प्रति इकाई हमारा प्राइस है। अब देखिए, P इज़ इक्वल टू M/KO, इसमें से हमें जैसे अगर P निकालना है तो M/KO रखेंगे, अगर हमें M निकालना हो तो ये KO जो होगा ये P से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मुद्रा की मात्रा पता चल जाएगी। देखिए, यदि नकद कोष अर्थात K को हम कम कर दें, ठीक है,
इसको कम करके 1/5 से 1/10 कर दिया जाए, तो जैसे ही नकद कोष की मात्रा कम होगी वैसे ही क्या होगा, कीमत स्तर जो है वो बढ़कर 2 रुपये हो जाएगा। ठीक है, नकद कोष की मात्रा जैसे ही कम होगी वैसे ही कीमत स्तर बढ़ करके इतना हो जाएगा। अब इसको ज़रा सा समझ लीजिएगा कि लोग आय का वह हिस्सा जो मुद्रा के रूप में रखना चाहते हैं अपने पास, यानी कि वो उसे स्टोर करके रखना चाहते हैं, यानी कि वो उसे खर्च नहीं करना चाहेंगे। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो जैसे मान लिया लोग अब उसे अपने पास रखना चाहते थे पहले 1/5, अब वो 1/10 रखेंगे तो 1/5 जो एक्स्ट्रा था वो रिलीज़ हो गया, उससे डिमांड बढ़ जाएगी वस्तुओं की और इसीलिए उसका कीमत स्तर बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं सामने 100 आपके पास कुल जो आपकी मुद्रा की सप्लाई थी वो थी, 1/10 आप केवल रखना चाहते हैं अपनी कुल इनकम 500 का, तो आपका जो प्राइस आ गया वो कितना आ गया, 2 रुपये। ये फार्मूला ये वाला यहाँ पे लगाया गया है। कौन सा फार्मूला? ये वाला। यहाँ 1/5 माना गया था वह हिस्सा जिसे लोग अपने पास मुद्रा के रूप में रखना चाहते हैं, और फिर ये कहा गया कि अगर हम इसे कम कर दें, यानी कि अगर नकद कोष रखने की जो मात्रा उसे कम कर दें तो जो मुद्रा का जो मूल्य है वह घट जाता है और जो कमोडिटीज़ का बाज़ार मूल्य है वह बढ़ जाता है। ये रहा आपका मार्शल का इक्वेशन। अब हम पीगू का इक्वेशन जानने की कोशिश करते हैं। पीगू ने कहा P = KR/M। अब यहाँ पे K तो आप जानते हैं, M भी जानते हैं और P भी जानते हैं, R क्या चीज़ है? तो M क्या था, चलिए रिपीट कर लेते हैं। M है मुद्रा की कुल मात्रा, R है कुल वास्तविक आय का वह भाग जो नकद मुद्रा के रूप में रखा जाता है। ठीक, और P क्या है? P है मुद्रा का मूल्य। तो ध्यान से सुनिएगा ज़रा, मुद्रा का मूल्य सामान्य कीमत स्तर से विपरीत होता है। मुद्रा का मूल्य सामान्य कीमत स्तर से विपरीत होता है। लोग अपनी समस्त मुद्रा करेंसी विधिग्राह्य मुद्रा के रूप में नहीं रखते हैं, वे अपने नकद शेष का कुछ भाग बैंक में संग्रह के रूप में जमा कर देते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर पीगू ने अपने समीकरण में कुछ सुधार किया। उसने K का कुछ भाग विधिग्राह्य मुद्रा के रूप में और कुछ भाग जमाओं के रूप में रखा। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं, आप ध्यान से सुनेंगे बेटा तो ही समझ पाएंगे। ठीक है, मैंने आपको ये बताया है अभी तक कि मुद्रा यानी कि M यानी मुद्रा की मात्रा, R यानी कि कुल वास्तविक आय का वह भाग जो नकद मुद्रा के रूप में हाथ में रखा जाता है, नोट के रूप में या सिक्कों के रूप में, और P है मुद्रा का मूल्य। तो मुद्रा का मूल्य सामान्य कीमत स्तर से विपरीत होता है। लोग अपनी समस्त मुद्रा करेंसी जो होती है उसको कुछ पैसा अपने पास रखते हैं और कुछ पैसा बैंक में जमा करते हैं। तो पीगू ने इस चीज़ को ध्यान में रखा, उसने सुधार किया। K का कुछ भाग विधिग्राह्य मुद्रा के रूप में और कुछ बैंक जमाओं के रूप में रखते हैं, तो उसने नया जो है समीकरण स्थापित किया। उसने कहा कि R जो है KR/M, यानी इसमें इसने जो रखा है C+H1 - C। इसे ज़रा सा समझ लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, C का मतलब है करेंसी जो जनता के पास है, 1 - C यानी कि बैंक के पास जो जमा है ना। 1 मतलब क्या है? 1 मतलब एक भाग है आपकी इनकम का। ठीक, H का है, H है बैंक का वह भाग जो उसके पास नकदी के रूप में, रिजर्व के रूप में रहता है। तो एक तो जनता के पास नकदी है C, दूसरा 1 - C जो बैंक की जमाएँ हैं, तीसरा H वह है जो जनता के पास रिजर्व के रूप में रहता है, सॉरी बैंक के पास रिजर्व के रूप में रहता है। तो यहाँ P का फार्मूला हुआ KR/M और ये इस तरह से हुआ C+H1 - C। अभी आप ये समीकरण सिर्फ समझें और याद करें, आपको ये समीकरण कहीं अप्लाई ऐसे नहीं करनी है, सिर्फ एक बार इस चीज़ को आप समझ लें ताकि आपको ये समीकरण याद रह सकें। आप इसे KR/M C+H1 - C या M = ये केवल ट्रांसफॉर्म किया है, इधर M नीचे था, P इधर था। यहाँ अगर आपको मुद्रा की मात्रा निकालना हो तो आप इस रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, एक समीकरण मैं आपको भी यहाँ बता रहा था जो मार्शल का, इसको थोड़ा सा अगर आप एक बार फिर से सुन लें। इसमें एक बात मैंने आपको बताने की कोशिश की थी और उस कोशिश में एक चीज़ जो है वो शायद
थोड़ा सा कुछ गलत हुई, नहीं गलत नहीं है, सब सही है, हाँ सही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, बिल्कुल सही है। एक्चुअली कन्फ्यूजन जो हुआ था मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ। यहाँ ये कीमत स्तर की बात कर रहे हैं और मैंने सही एक्सप्लेनेशन दिया था, और यहाँ पर इन्होंने पी से जिसको डिनोट किया है वो मुद्रा के ही मूल्य को डिनोट किया है पीगू ने। वहाँ पी है वस्तुओं का मूल्य, वहाँ मार्शल में पी वस्तुओं का मूल्य जिसे हम मूल्य स्तर बोलते हैं, ये मार्शल के यहाँ रहा है पी बराबर, और यहाँ पी बराबर क्या है, मुद्रा का मूल्य। ठीक, तो ये आपने पीगो का भी पढ़ लिया। इसके बाद में रॉबर्टसन का एक समीकरण है। रॉबर्टसन ने कहा है कि m इज इक्वल टू पी के टी या p इज इक्वल टू m अपॉन के टी। अब जान लीजिए p क्या है, कीमत स्तर है। ये मार्शल की तरह p का इन्होंने कीमत स्तर माना है। m है मुद्रा की मात्रा, t है ट्रांजैक्शन, एक वर्ष में क्रय की गई वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा, k जो है वह t का वह भाग है जिसे लोग अपने पास नकदी के रूप में रखना चाहते हैं। ठीक है, रॉबर्टसन के समीकरण को पीगू के समीकरण से अच्छा माना जाता है क्योंकि यह आसान है। इसमें एक और राइटर आए, एक और विद्वान आए, केंज लिखा है, इनको कीन्स बोलते हैं। बेसिकली क्या बोलते हैं, कीन्स, उदाहरण इनका है कीन्स, यहाँ केंज लिख गया है, कीन्स लिखेंगे। तो कीन्स ने अपने समीकरण में उपभोक्ता वस्तुओं पर अधिक बल दिया है और इनके विचार से उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने के लिए धनराशि अपने पास अधिक रखना चाहते हैं। तो इनका फार्मूला है n इज इक्वल टू पी के प्लस आर के। तो यहाँ p आपको पता है, ज़रा सा आर के वगैरह समझ लीजिए। देखिए इन्होंने बताया है जो, इसको ध्यान से सुनेंगे। इसमें केंज के समीकरण में n है मुद्रा की कुल मात्रा, वैसे m से डिनोट करते थे लेकिन कीन्स ने जो है डिनोट किया है n से मुद्रा की मात्रा को। p को इन्होंने मार्शल की ही तरह कीमत स्तर रखा है। केवल पीगू ने पी को मुद्रा का मूल्य माना है, बाकी सारे लोगों ने पी को कीमत स्तर माना है। के है उपभोग वस्तुओं का वह भाग जिसे लोग मुद्रा के रूप में रखना चाहते हैं। आर है बैंक के नकद कोष। देखिए वहाँ पर बैंक के नकद कोष एच माने गए थे, लेकिन यहाँ आर को माना गया है बैंक का नकद कोष। अभी अलग अलग राइटर्स जो है ना, अलग अलग लेटर्स को अलग अलग मान्यता देते हैं, तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। कीन्स ने आर को बैंक के नकद कोष माना है तथा जमा राशि का अनुपात माना है। आर क्या है, रेशियो है, दरअसल नकद कोष नहीं है, नकद कोष और जमा राशि का अनुपात है। और जो केवन है वो है उपभोग वस्तुओं की वह मात्रा जिसे जनता बैंक जमाओं के रूप में रखना चाहती है। ठीक है, तो केवन और आर को अगर हम स्थिर मान लें तो एन में होने वाले परिवर्तन पी में उसी प्रकार का परिवर्तन लाते हैं जैसे एन में परिवर्तन होगा। तो कीन्स ने अपने समीकरण में नकद मुद्रा और बैंक मुद्रा दोनों को अलग अलग व्यक्त किया है। तो ये रही बाद की जो कैम्ब्रिज समीकरणें हैं, विभिन्न 4 बेसिकली आपने पढ़ी हैं। इनको बार बार पढ़ेंगे बेटा, बार बार पढ़ने के बाद बार बार वीडियो को सुनिए, फिर भी संभव है कि ना समझ में आए तो 3-4 बार वीडियो देखने के बाद, 3-4 बार पढ़ने के बाद ना समझ में आए तो आपको वो लाइन अंडरलाइन करनी है या वो पैराग्राफ अंडरलाइन करना है, और वो आपको मुझे मेरे मैसेज में, मेरे इनबॉक्स में आके बताना है कि हमें ये नहीं समझ में आया। ठीक है, अब बात आती है नकद शेष समीकरण या कैम्ब्रिज समीकरण की आलोचनाएँ। तो आलोचनाएँ हैं, होती रहेंगी। फ़िलहाल अभी आज जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ लीजिए, आज के लिए इतना ही। इसे बार बार देखें, बहुत लंबा वीडियो करेंगे तो आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही गर्ल्स, ध्यान से पढ़ें ये पूरे टॉपिक को, यहाँ से जहाँ से ये शुरू होता है मार्शल के समीकरण से, ये पूरा आपको अच्छे से पढ़ना है, खूब मन लगा के पढ़ना है यहाँ तक।